जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत 22nd चैप्टर पार्लियामेंट इसका सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो या फिर जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। और आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो मयूर मोगरे इस नाम से। आपकी कोई भी क्वेरीज़ है आप फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो मयूर मोगरे इस नाम से, और इन सब की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं शेयर ज़रूर कीजिए। जैसे कि यहाँ देख सकते हो, ये है फेसबुक की प्रोफाइल, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, और ये है इंस्टाग्राम की प्रोफाइल, तो यहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के लिए। लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो सबसे पहले हम देखेंगे सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू लोकसभा। अब लोकसभा के लिए जो इलेक्शंस है उसकी सिस्टम कैसी है। तो सबसे पहले आती है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज। अब टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी, अब टेरिटरी मतलब क्या है कि अब इंडिया जो है, इंडिया का जो अगर हम बाहर से अगर बाउंड्री निकालें, जितनी इंडिया है उसकी पूरी बाउंड्री निकालिए, वो हो गई टेरिटरी। तो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है। अब इसे समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट इलेक्शंस टू लोकसभा। अब हमने जो लास्ट वीडियो है उसमें देखा था कि जो लोकसभा है उसके डायरेक्टली इलेक्शंस होते हैं और जो राज्यसभा है उसके इनडायरेक्टली इलेक्शंस होते हैं, बराबर है। जब हमने उनकी जो टोटल सीट्स है वो देखी थी, तब हमने देखा था कि जो लोकसभा है उसके डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। अब डायरेक्ट इलेक्शंस कैसे होंगे। अब कोई भी, अब मोदी जी जो है डायरेक्ट, मैं सपोज़ मुंबई में बैठा हूँ तो मुंबई से मैं डायरेक्ट मोदी जी को वोट कर पाऊँगा क्या? तो ऐसा तो होगा नहीं, बराबर है। यहाँ पर होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से, यहाँ पर होता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं जहाँ वोट कर सकता हूँ वहाँ से अगर मोदी जी खड़े हो रहे हैं तो मैं मोदी जी को वोट कर पाऊँगा, बराबर है। अगर वहाँ से राहुल गांधी खड़े हो रहे हैं तो मैं राहुल गांधी को वोट कर पाऊँगा, बराबर है। तो इस तरीके से यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन जो है लोकसभा के होते हैं, इसलिए टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उन्हें डिवाइड किया गया है। अब ये जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, ये ईच स्टेट इज़ अलॉटेड अ नंबर ऑफ सीट्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हर एक स्टेट को अपने हिसाब से सीट दी गई है कि इस स्टेट में से इतनी सीट जो है उसके लिए चुनाव लड़े जाएंगे। तो ईच स्टेट इज़ अलॉटेड नंबर ऑफ सीट्स। अब किस तरीके से सीट्स दी गई है, कुछ तो चाहिए रहेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि महाराष्ट्र को अपने मन से दे दिया उन्होंने, 48 सीटें दे दी। जो गोवा है उसको हम 100 सीटें दे देंगे, इस तरीके से होगा नहीं। कुछ ना कुछ तो उसके लिए लॉजिक रहेगा पीछे, उसके लिए कैलकुलेशंस रहेंगे पीछे, उसके लिए मैथ्स रहेगा पीछे। तो यहाँ पर ईच स्टेट इज़ अलॉटेड अ नंबर ऑफ सीट्स इन दी लोकसभा। यहाँ पर जिस तरीके से, किस तरीके से किया गया है, इन सच अ वे दैट द रेशियो बिटवीन द नंबर, अब ये जो सीट का नंबर है, ये सीट का नंबर एंड इट्स पॉपुलेशन इज़ द सेम फॉर ऑल द स्टेट्स। अब ये जो सीट के नंबर दिए गए हैं और उसका, और जो पॉपुलेशन है उसका रेशो जो है वो सेम रहना चाहिए। अब सेम मतलब एग्जैक्टली तो सेम नहीं रहेगा, लेकिन लगभग जो है वो सेम ही रहेगा, मतलब आसपास ही रहेगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें, तो अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, तो हमने यहाँ पर ले लिए हैं सीट्स, मतलब यहाँ पर हम कुछ स्टेट जो है उसके सीट्स यहाँ पर देखेंगे, निकाल के देखते हैं कि जो ये स्टेटमेंट बोला गया है ये सही है या नहीं है। उसके बाद जो पॉपुलेशन है, अब ये 2001 के सेंसस से ली जाती है। अब 2001 के सेंसस से लोकसभा के लिए क्यों ली जाती है ये हम आगे देखेंगे जब डिलिमिटेशन पढ़ेंगे तब। तो यहाँ पर आप देखिए सिर्फ कि यहाँ पर पॉपुलेशन ले रहे हैं हम 2001 के सेंसस की, और यहाँ पर रेशो निकाल के देखेंगे। अब जो यहाँ पर बोला गया है ना कि जो नंबर है सीट का, मतलब सीट डिवाइड बाय पॉपुलेशन अगर हम करें तो सबका सेम आना चाहिए। तो ये आता है क्या, हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश को 80 सीट जो है वो अलॉट की गई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश को 80 सीट अलॉट की गई है, और उसकी अगर हम पॉपुलेशन देखें तो ये इतनी आती है, ठीक है। अब पॉपुलेशन हमने निकाल ली है, हमें सीट पता है कितनी है, तो इसका जो रेशो है वो कितना आता है वो हम पहले देखते हैं। तो रेशो जो है वो इतना आता है, ये हमें पता चल गया। उत्तर प्रदेश का हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं बिहार का। तो बिहार में 40 सीटें दी गई है, 40 सीटें दी गई है, और उसकी जो पॉपुलेशन है वो इतनी है। अब यहाँ पर हम बिहार की जो 40 सीटें हैं डिवाइड बाय अगर उसकी जो पॉपुलेशन है वो करते हैं, तो हमें जवाब जो है उतना ही मिलता है जितना हमें उत्तर प्रदेश का मिलता है। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर 0.00000048 मिल रहा है। अब 0.00000005 भी मिल सकता है, ठीक है। इतना तो डिफरेंस चलता है। तो अगर हम महाराष्ट्र का देखेंगे, महाराष्ट्र में 48 सीट्स हैं, और उसके अगर पॉपुलेशन के साथ हम डिवाइड करते हैं तो 0.000005 आंसर मिलता है। तो देखिए अब ऑलमोस्ट जो है इतनी ही रेंज में रहेगा,
5, 0.48, मतलब ये जो है 0.00000048, 5, 52, 52, तो 54, इस तरीके की इतनी ही रेंज में मिलेंगे, मतलब आसपास इतना क्लोज मिलेगा आपको जो रेशियो है वो। मतलब क्या है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। मतलब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ये, कि हर एक स्टेट को इस तरीके से अलॉट किया गया है कि उसकी जो सीट है डिवाइड बाय अगर उसका पॉपुलेशन करते हैं, मतलब इसका जो रेशियो लेते हैं हम, तो रेशियो हमें सेम मिलेगा हर स्टेट का। मतलब इतना एक्यूरेटली यहाँ पर जो है वो अलॉट की गई है सीट्स। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। यहाँ पर हर एक जो स्टेट है वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है, सच दैट, अब यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक जो कंडीशन है वो दी गई है, द रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसकी जो पॉपुलेशन है एंड द नंबर ऑफ सीट्स, जितनी भी नंबर ऑफ सीट्स है उनका भी रेशियो सेम रहेगा थ्रू आउट द स्टेट। अब ये जो है ये भी हम एग्जाम्पल के इससे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नंबर्स दिख रहे हैं आपको, इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज यहाँ पर है, ठीक है। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो नंबर आपको दिख रहे हैं उस तरीके से यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम जो 12 नंबर का यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो यहाँ पर अगर पॉपुलेशन जो है हम हाइपोथेटिकल ले रहे हैं, यहाँ पर हम एक्यूरेट नहीं ले रहे कि जितनी है, वो जो हमने पिछला एग्जाम्पल लिया था वो एग्जैक्टली जितना है उतना ही हमने लिया था, लेकिन यहाँ पर हम हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेंगे। तो यहाँ पर सपोज पॉपुलेशन जो है वो है 10, ठीक है, 10 ही पॉपुलेशन है, 10 ही लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ सीट्स है वो सपोज एक अलॉट की गई है, ठीक है, 10 पॉपुलेशन है उसके लिए एक सीट अलॉट की गई है, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगर रेशियो लेते हैं तो 10 पॉपुलेशन है डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू आंसर कितना आ रहा है हमारा, तो 10 आ रहा है आंसर, बराबर है। अब यहाँ पर जो 11 नंबर का है, 11 नंबर की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पर हम लेते हैं कि यहाँ पर 20 पॉपुलेशन है, 20 लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीट है वो कितनी अलॉट की जाएगी, तो यहाँ पर 2 सीट अलॉट की जाएगी। मतलब यहाँ पर 20 डिवाइड बाई 2 अगर हम करते हैं तो कितना आता है, 210 आता है, बराबर है। मतलब ये भी रेशो सेम आ गया, ये भी रेशो सेम आ गया। उसी तरीके से जो एक नंबर है, एक नंबर पे अगर यहाँ पर सपोज 40 है तो यहाँ पर 4 सीट अलॉट करेंगे, मतलब यहाँ पर कितने आ गए, यहाँ पर भी 10 आ गए, बराबर है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो रेशियो है पॉपुलेशन और सीट्स का, ये थ्रू आउट द स्टेट, मतलब पूरे महाराष्ट्र में अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी हम उठा के देख लें तो वहाँ पर सेम मिलेगा, हमें 10 ही मिलेगा, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, तो 10 ही मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है वो बोला गया है। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स देयर इज़ अ यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब ये सब जो किया गया है ये क्यों किया गया है, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी रहनी चाहिए ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, जो डिफरेंट स्टेट्स है, बराबर है। जैसे कि यूनिफॉर्मिटी है, जितना रेशो महाराष्ट्र का है उतना ही रेशो यूपी का है, उतना ही रेशो बिहार का है, उतना ही रेशो वेस्ट बंगाल का रहेगा। तो इस तरीके से क्या है कि जो रेशो है सीट का और पॉपुलेशन का वो भी थ्रू आउट दी स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं वो सब सेम है। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंसी लेते हैं एक स्टेट की, तो जितने भी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका भी रेशो जो है वो भी थ्रू आउट दी स्टेट सेम रहेगा। दोनों के हमने एग्जाम्पल देख लिए हैं, जो दोनों स्टेटमेंट थे उन दोनों को हमने एग्जाम्पल के रूप में देख लिया है। तो हमने जो है हेंस प्रूव्ड हम बोल सकते हैं, ठीक है, जो ज्योमेट्री में बोल सकते हैं इज इक्वल टू बी हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो दोनों स्टेटमेंट है उसको हमने वेरीफाई भी करके देख लिया है। एक तो हमने वेरीफाई किया है ओरिजिनल जो भी नंबर्स है, फिगर्स है, ओरिजिनल फिगर्स से, जो हमने उत्तर प्रदेश की सीट ली थी, बिहार की सीट ली थी, और यहाँ पर हमने हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल से भी प्रूव करके देखा है तो किस तरीके से होता है। अब वो होता है मतलब ये भी होता ही है, ठीक है, तो मतलब होता है। तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंश्योर क्या कर रहा है, यूनिफॉर्मिटी रहना चाहिए रिप्रेजेंटेशन इन डिफरेंट स्टेट्स में भी और डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी ऑफ सेम स्टेट। अब वहाँ पर रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो हमने देखा था स्टार्टिंग में कि 2001 का सेंसस लेते हैं, बराबर है, जो लोकसभा है उसके लिए 2001 का सेंसस लेते हैं। अब ये 2001 का सेंसस क्यों लेते हैं यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आफ्टर एवरी सेंसस रीएडजस्टमेंट इज टू बी मेड इन एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा टू द स्टेट, डिवीजन ऑफ स्टेट्स इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब ऑब्वियस है कि 10-10 साल में जो है वो सेंसस निकाला जाता है, तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, बराबर है, कुछ तो चेंज हो नहीं वाला है 10 साल में पॉपुलेशन का। अब यहाँ पर हर एक सेंसस के बाद रीएडजस्टमेंट करना ज़रूरी है, रीएडजस्टमेंट करना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। किसमें, तो जो स्टेट है उसकी तो इन ऑल, महाराष्ट्र की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी या घटेगी, बराबर है, इन ऑल।
तो यहाँ पर जो लोकसभा के लिए जो सीट अलोकेट कर रहे हैं तो वो भी जो रेशो है वो चेंज होगा, बराबर है। तो इसमें जो लोकसभा में सीट्स हम देते हैं स्टेट से तो वो भी चेंज होगा। और जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है महाराष्ट्र में जो हमने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज देखी थी तो वो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी कुछ ना कुछ चेंजेस होने वाले हैं। तो इस तरीके से डिवीजन ऑफ स्टेट्स इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी ये एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर हर एक सेंसस के बाद रीएडजस्टमेंट करना पड़ता है जो भी सीट दी गई है उसका। पार्लियामेंट जो है वो एम्पावर्ड है टू डिटरमाइन द अथॉरिटी ऑफ मैनर। अब यहाँ पर कौन यहाँ पर कर सकता है, तो पार्लियामेंट जो है वो एम्पावर्ड है कि किसको अथॉरिटी देनी है ये सब मैनर करने की, इसके लिए कौन है, तो पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू डिटरमाइन द अथॉरिटी एंड मैनर, किस मैनर से करना चाहिए वो भी पार्लियामेंट यहाँ पर बता सकता है। तो यहाँ पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन एम्पावर है जो डिटरमाइन कर सकता है, रीएडजस्टमेंट कर सकता है जो भी सीट्स अलोकेट करना है स्टेट के लिए और कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए। उसके बाद पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट हैज़ एनेक्टेड डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट। अब यहाँ पर डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट कब कब आया है, तो 52 में आया है, 62 में आया है, 72 में आया है। अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गया था, उसके बाद सीधा 2002 में आया। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुआ था, तो देखिए यहाँ पर टू एनकरेज पॉपुलेशन लिमिटिंग मेजर्स, यहाँ पर पॉपुलेशन जो है उसकी लिमिटिंग मेजर्स आने चाहिए। पॉपुलेशन जो है उसके लिमिटिंग मेजर्स के लिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद 1976 में जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था उसमें जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है लोकसभा में वो फ्रीज कर दिए गए थे। मतलब यहाँ पर लोकसभा में जो सीट्स हम दे रहे हैं वो अब रीएडजस्टमेंट नहीं होंगे, 2000 तक ये कर दिया गया था, ठीक है, फ्रीज कर दिए गए थे एलोकेशन ऑफ सीट्स। उसके बाद ये एक्सटेंड कर दिया गया 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2001 में आया था। अब 2000 में तो ये खत्म हो गया था, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये 2000 तक ही लागू था। अब 2001 में क्या हुआ, ये फिर से एक्सटेंड कर दिया गया 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये फिर से एक्सटेंड कर दिया गया 25 ईयर्स के लिए, मतलब 2025 तक, ठीक है। अब यहाँ पर 2025 तक तो ये कर दिया। अब 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये इसने बोला था कि ऑन द बेसिस ऑफ 1991 सेंसस एलोकेशन किया जाएगा। कौन से बेसिस पे किया जाएगा, 1991 के सेंसस पे, लेकिन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ। बट 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 का, उसमें जो प्रोविजन है जो 1991 ले रहे थे ये लोग, अब इसे चेंज करके 2001 कर दिया गया। तो 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के बाद 2001 का जो सेंसस है ये यहाँ पर लागू कर दिया गया फॉर द एलोकेशन ऑफ सीट्स। मतलब 2025 तक तो हमें देखना ही नहीं है कि एलोकेशन किस तरीके से होगा, वहाँ तक तो 2001 का जो सेंसस है वही हमें लेना है, ठीक है। इसलिए हम जो 2001 का सेंसस लिया था हमने, जो हमने कैलकुलेशन किया था यूपी के जो 80 सीट्स थे और उसका जो पॉपुलेशन था वो 2001 के सेंसस से लिया था। क्यों लिया था उसका जवाब ये है। तो ये यहाँ पर ये पूछ सकते हैं कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ 2001 का सेंसस जो है वो लागू किया गया है, तो 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। उसके साथ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नॉट अडॉप्टेड। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन है हमारे, बराबर है। यहाँ से चुन के कैसे जाते हैं, जो लोकसभा में हम चुन के देते हैं वो कैसे देते हैं, यहाँ पर एक एक जो है हर एक पार्टी से खड़ा रहता है, उसे हम वोट देते हैं, एक एक आके वोट देगा, एक को ही वोट देना पड़ता है, बराबर है, और एक को वोट देगा और जिसको ज़्यादा मिलेंगे वो जीत जाएगा। अब वो हम आगे देखने ही वाले हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है हमने अडॉप्ट नहीं किया है। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है, प्रेसिडेंट का चैप्टर आप देख सकते हो, वहाँ पर मैंने एकदम एग्जाम्पल के थ्रू, जिस तरीके से हमने एग्जाम्पल के थ्रू ये सब चीज़ें समझी है उसी तरह एग्जाम्पल के थ्रू मैंने वहाँ भी समझाया है, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए जो राज्यसभा है उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लिया जाता है, लेकिन जो लोकसभा है उसके लिए टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन लिया जाता है, बराबर है। टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या है वो हमने देखा था, फिर से एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर लोकसभा के नज़रिए से देखेंगे तो टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र का, फिर से हमने महाराष्ट्र का जो मैप है वो लिया है। इस पर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है डिफरेंट ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमने देख ली है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर अब ये जो 12 नंबर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पर खड़े होना है तो कैसे खड़े होंगे लोग, अलग अलग पार्टी से खड़े होंगे, बराबर है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम दो ही पार्टी लेते हैं, एक खड़ा हुआ है बीजेपी की तरफ से, एक खड़ा हुआ है कांग्रेस की तरफ से, ठीक है, ये दोनों लोग खड़े हुए हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, एवरी मेंबर रिप्रेजेंट अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, ओनली वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर जो कांग्रेस है उससे खड़ा हो रहा है, दो लोग तो खड़े नहीं होने वाले कांग्रेस की तरफ से, एक बीजेपी की तरफ से खड़ा हुआ है, बराबर है,
और फिर वो अन्य वगैरह खड़े हो सकते हैं। हम जाकर वोट देंगे तो किसे देंगे, या तो कांग्रेस को देंगे, या तो बीजेपी को देंगे, या तो कोई अन्य होगा उसे देंगे। अब इसमें से जिसे सबसे ज़्यादा मिलने वाले हैं, कैसे, जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलने वाले हैं, 50% से ज़्यादा नहीं, लाइक दैट ऑफ प्रेसिडेंट की तरह 50% से ज़्यादा नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है, जिसे सबसे ज़्यादा मिल गए। ठीक है, मतलब टोटल वोट जो है, टोटल वोट यहाँ पर पड़ रहे हैं 10। ठीक है, 10 पड़ रहे हैं। यहाँ पर जो बीजेपी है उसको कितने चाहिए, उसे कितने चाहिए, उसे यहाँ पर चाहिए 6 वोट, बराबर है। 6 वोट मिल गए, 4 वोट इसे मिले, तो जीता कौन, बीजेपी का कैंडिडेट। लेकिन यहाँ पर और एक अन्य भी है। ठीक है, अन्य भी है, तो यहाँ पर टोटल 10 वोट पड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर जो बीजेपी है उसे मिले हैं 5 वोट। ठीक है, 5 वोट मिले हैं। जो कांग्रेस है उसे मिले हैं 4 वोट, और जो अन्य है उसे मिले 1 वोट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 50% से ज़्यादा किसी को नहीं मिले, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा वोट किसे मिले हैं, तो बीजेपी को मिले, इसलिए बीजेपी जीत जाएगी। इस तरीके का यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा एम्फेसिस करके बोल रहा हूँ। यूपीएससी में इस तरीके क्वेश्चन आया था कि जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसमें कैंडिडेट को जीतने के लिए 50% से ज़्यादा वोट चाहिए होते हैं, तो वो गलत है। सबसे ज़्यादा वोट चाहिए होते हैं, 50% से ज़्यादा नहीं चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर एवरी मेंबर रिप्रेजेंट अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, ओनली वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड। एक ही इलेक्ट होकर आएगा, या तो बीजेपी का आएगा, या तो कांग्रेस का आएगा, या तो अन्य आएगा। हेंस नोन एज सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसलिए इसे सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी बोली जाती है, क्योंकि यहाँ से एक ही मेंबर चुन के आता है। अब यहाँ पर कैंडिडेट जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो यहाँ पर जीत जाएगा, ना कि 50% से ज़्यादा। बार बार मैं एम्फेसिस कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है यूपीएससी में आते हैं, आपके दिमाग में ये चीज़ जो है बैठ जानी चाहिए। अब ये फ़ोटो आप देखोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और आपको ये पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर जो 50% है वो नहीं है, सबसे ज़्यादा जिसको मिलेंगे वो यहाँ पर जीतने वाला है। अब यहाँ पर दिस सिस्टम डज नॉट सिक्योर ड्यू टू रिप्रेजेंटेशन और टू माइनॉरिटीज़। अब यहाँ पर जो है माइनॉरिटीज़ जो है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, बराबर है, सिक्योर नहीं कर रहा है, सिक्योर ड्यू टू रिप्रेजेंटेशन टू माइनॉरिटीज़। तो इसलिए यहाँ पर जो अपना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, यहाँ पर सबको, माइनॉरिटीज़ को भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी तरीके से मिलता है। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, इन दिस सिस्टम ऑल द सेक्शन ऑफ पीपल गेट रिप्रेजेंटेशन। जितने भी सेक्शन हैं सबको यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी को मिलेगा, सिर्फ कांग्रेस को मिलेगा, सिर्फ एससी को मिलेगा, सिर्फ एसटी को मिलेगा, इस तरीके का नहीं है। जितने भी है सबको यहाँ पर कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिलता है। इवन द स्मॉलेस्ट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन गेट्स ए ड्यू शेयर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अगर छोटे से छोटा भी सेक्शन होगा यहाँ पर, तो उन्हें भी यहाँ पर अपना ड्यू रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी यहाँ पर मिलेगा। अब किस तरीके से काम करता है फिर बोलूँगा, जो प्रेसिडेंट का चैप्टर है वो आप देख लीजिए, वहाँ पर मैंने पूरी तरीके से सब चीज़ें है वो समझाई है। अब हमारे यहाँ पर क्या चलता है, हमारे यहाँ पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम चलता है। ठीक है, लिस्ट सिस्टम, इस तरीके के 2 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और लिस्ट सिस्टम। हमारे यहाँ क्या चलता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। यहाँ पर क्या कौन कौन किस किस के लिए हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यूज़ करते हैं, राज्यसभा के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, प्रेसिडेंट के लिए एंड वाइस प्रेसिडेंट के लिए, बराबर है। तो इन सब के लिए हम ये यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है वो क्यों अडॉप्ट नहीं किया गया है, फिर जब इतना ये रिप्रेजेंटेशन देता है सबको, माइनॉरिटीज़ को भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिलता है, छोटे छोटे सेक्शन को भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिलता है, तो यहाँ पर क्यों हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूज नहीं किया है, क्यों हमने टेरिटोरियल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, क्योंकि डिफ़िकल्टी टू द वोटर्स टू अंडरस्टैंड द सिस्टम। अब यहाँ पर देखिए, हमने अडल्ट फ्रेंचाइज यहाँ पर सबको दे दी थी, बराबर है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दे दी थी हमने, कि मतलब जो भी 18 साल से ऊपर है वो वोट कर पाएगा। अब वहाँ पर इलिटरेसी इतनी ज़्यादा थी कि मतलब समझाने अगर आप जाओ कि इस तरीके से आपको वोट करना है, इतने इतने कैंडिडेट्स को एक बार में, आपको 2-2 कैंडिडेट्स को भी वोट करना है, तो इस तरीके से समझाने में बहुत मुश्किल जाती थी। तो इसलिए यहाँ पर भाई तुम एक काम करो, ये लोग खड़े हैं, इसमें से तुमको जिसको लगता है एक को वोट कर दो, एक को ये बटन दबा दो, एक को ये बैलेट में पेपर डाल दो। तो इस तरीके से यहाँ पर इसलिए हमने जो है, हमने टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है ये लाया है रादर दैन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि डिफिकल्टी जाती थी वोटर्स को समझने के लिए, क्योंकि लिटरेसी बहुत ज़्यादा थी, और हमने सबको ही वोटिंग राइट्स दे दिए थे, बराबर है, जो कि काफ़ी कंट्रीज़ थी, काफ़ी कंट्रीज़ ने सबको वोटिंग राइट्स पहले नहीं दिए थे, जैसे यूएसए भी पहले सबको वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे, बाद में लेटर ऑन जो है वोटिंग राइट जो है वो मिलते गए। मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज़, अब यहाँ पर मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज़ है, इसलिए अनसूटेबिलिटी हो जाती है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के लिए। अब यहाँ पर डीमेरिट्स क्या क्या है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो डीमेरिट्स भी काफ़ी है, जैसे हाईली एक्सपेंसिव है ये,
उसी के साथ साथ इंक्रीज सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टी सिस्टम एंड डिक्रीज दैट ऑफ वोटर्स। यहाँ पर पार्टी सिस्टम जो है उसका जो है सिग्निफिकेंस वो इंक्रीज करती है क्योंकि सबको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है यहाँ पर रादर देन वोटर्स, बराबर है। उसी के साथ साथ प्रमोट माइनॉरिटी थिंकिंग को भी यहाँ पर प्रमोट करता है एंड एक्सेट्रा, काफ़ी ऐसे चीज़ें हैं जो यहाँ के डीमेरिट्स है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मेंस के लिए भी काम आती है। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं यहाँ पर जो है वीडियो आपको समझा रहा हूँ। मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको जो लक्ष्मीकांत किताब है वो भी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन मैं तो बोलूँगा कि आप पढ़ो, लेकिन मैं ये सोचता हूँ, मैं इस तरीके से बना रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि आपका जो टाइम है वो सेव हो जाए। लेकिन आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने के पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन किसी को अगर मिल गया तो उसके काफ़ी पैसे जो है वो बच सकते हैं जो वो कोचिंग क्लासेस में खर्च करेंगे। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना आप शेयर कर सको शेयर ज़रूर कीजिए। अब उसी के साथ साथ ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा हम यहाँ पर देखते हैं। तो राज्यसभा का जो ड्यूरेशन है वो किस तरीके का है। तो राज्यसभा जो है वो एक परमानेंट बॉडी है, ये हमें पता है कि वो कभी डिसॉल्व नहीं हो सकती, बराबर है। ये एक परमानेंट बॉडी है। आपने कभी देखा है राज्यसभा में पूरी डिसॉल्व हो गई है, पूरे राज्यसभा के जो मेंबर्स है सबका जो है वो इलेक्शन ले रहे हैं हम, जैसे लोकसभा का होता है, उस तरीके का नहीं है। ये एक परमानेंट बॉडी है। 1/3 जो है वो रिटायर होते हैं हर सेकेंड ईयर, ठीक है। हर 2 साल में 1/3 जो है वो रिटायर होते हैं, फिर जो है वापस वो सीट जो है वो भरी जाती है। अब उसके बाद सीट फील्ड अप फ्रेश इलेक्शन से सीट जो है वो भरी जाती है। अभी हमने देखा था काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी राज्यसभा के, इसमें डिस्क्वालीफाइड कर दिए गए थे मेंबर जो है वो, बराबर है। सीक्रेट बैलेट पेपर से नहीं होती है इसकी वोटिंग, ये भी ध्यान में रखना है आपको। ये पूछ सकते हैं यूपीएससी में इस साल कि सीक्रेट बैलेट पेपर से होती है क्या, तो नहीं होती है, ठीक है। एलिजिबल फॉर री इलेक्शन के लिए भी ये एलिजिबल होते हैं। उसका ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा, अब राज्यसभा का जो ड्यूरेशन है वो ऐसा है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं किया गया है कि राज्यसभा का ड्यूरेशन कितना रहेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ऐसा पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा इज 6 ईयर्स, तो ये गलत है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं किया गया है टर्म कितनी रहेगी मेंबर की राज्यसभा के, एंड लेट इट टू द पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड करेगा कि कितनी रहने वाली है। जो एक मेंबर है राज्यसभा का उसका टेन्योर कितना रहने वाला है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है 1951 का, उसके हिसाब से जो टर्म है वो 6 साल फिक्स कर दी गई। अब फर्स्ट बैच जो है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग एक बात है कि अब पूरी जो सीट्स है, ठीक है, राज्यसभा में पूरी जो सीट्स है वो यहाँ पर भर दी गई होगी, बराबर है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 245 भरी, ठीक है, जैसे एट प्रेजेंट है उस तरीके से 245 सीट्स भरी होगी। अब वहाँ पे हर 2 साल में तो रिटायर होंगे 1/3 लोग, बराबर है, लेकिन एक मेंबर की जो टर्म है वो 6 साल है। तो यहाँ पर सबके सब जो है, सबके सब जितने भी यहाँ पर आए हैं सब तो फ्रेशली आए हैं, बराबर है, सब 6 साल रहेंगे। तो यहाँ पर 2 साल में इलेक्शन कैसे ले सकते हैं, है ना। 2 साल में कैसे इलेक्शन लेंगे, 2 साल में कैसे हम देखेंगे कि कौन रिटायर हो रहा है, क्योंकि सबका टेन्योर 6 साल है तो सब एक साथ लगे हैं, तो सब 6 साल तक तो रहने ही वाले हैं। तो यहाँ पर क्या किया था उन्होंने, यहाँ पर लॉटरी लगाई थी। लॉटरी सिस्टम के जरिए यहाँ पर जो फर्स्ट बैच है उन्होंने 2 साल बाद रिटायर कर दी थी ताकि फ्रेश इलेक्शन से वो भर सके। 2 साल के बाद लॉटरी निकाली कि कौन यहाँ पर रिटायर होगा, तो वो जो 1/3 थे वो लॉटरी सिस्टम से रिटायर कर दिए गए। फिर उसके बाद वो जो है वो चलता रहा आगे। एक्ट एम्पावर्ड द प्रेसिडेंट टू गवर्न द ऑर्डर ऑफ रिटायरमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो यहाँ पर जो एक्ट है ये भी एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू गवर्न द ऑर्डर ऑफ रिटायरमेंट ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। अब यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा देखते हैं हम। तो लोकसभा जो है वो एक टेम्पररी बॉडी है, हमें पता है। राज्यसभा क्या थी, परमानेंट बॉडी थी। लोकसभा टेम्पररी बॉडी है, 5 साल में डिसॉल्व हो जाती है, 5 साल में फ्रेश इलेक्शंस लेने पड़ते हैं। यहाँ पर टर्म जो है इसकी 5 साल है, बराबर है। प्राइम मिनिस्टर की जो टर्म है वो नहीं दी हुई है, ये ध्यान में रखिए आप। प्राइम मिनिस्टर की टर्म, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की टर्म जो है वो नहीं दी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उनका बोला गया है एज पर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अगर आपको डाउट है तो आप प्राइम मिनिस्टर का जो चैप्टर है वो फिर से देखिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये जो चैप्टर्स है आप फिर से देखिए ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो लोकसभा है उसका टेन्योर यहाँ पर दिया हुआ है, उसका टर्म यहाँ पर दिया हुआ है 5 साल का। फ्रॉम डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग। अब 5 साल कहाँ से गिनेंगे, तो रिजल्ट आने के बाद से गिनेंगे क्या, तो नहीं, फर्स्ट मीटिंग जब होती है उनकी वहाँ से गिनेंगे। अब यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा जो है, तो यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा में, यहाँ पर राज्यसभा जो है वो गलती से आया है, यहाँ पर लोकसभा चाहिए। तो लोकसभा जो है ड्यूरेशन जो है लोकसभा का, प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व इवन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स।
बराबर है। प्रेसिडेंट चैप्टर जो है उसमें हमने डिटेल में देखा है ये सब, तो इसलिए मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं इसमें, हमने डिटेल में वो सब देखा है। तो इसलिए आप फास्ट में, अगर आपको ये नहीं हो रहा है तो फास्ट फॉरवर्ड में आप एक बार रिवाइज कर सकते हो। जो प्रेसिडेंट चैप्टर है वो यूट्यूब पर ही ऑप्शन होता है नीचे स्पीड बढ़ाने का, तो स्पीड बढ़ा भी सकते हो आप, कम भी कर सकते हो, जिस तरीके से आपको चाहिए उस तरीके से कर सकते हो। प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकते हैं बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स, अगर मेजोरिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है तो। कैनॉट बी चैलेंज इन कोर्ट ऑफ लॉ, अब ये जो है ये चैलेंज नहीं किया जा सकता कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ में। उसी के साथ साथ कैन बी एक्सटेंडेड, अब यहाँ पर 5 साल के पहले भी ख़त्म हो सकता है क्या, तो हो सकता है, ठीक है। 5 साल से पहले भी हो सकती है खत्म, और 5 साल के बाद हो सकता है क्या, एक्सटेंड हो सकता है क्या, तो हाँ एक्सटेंड हो सकता है। नेशनल इमरजेंसी चैप्टर जब हमने देखा था, जैसे कि आप यहाँ पर बैकग्राउंड में देख रहे हो, इमरजेंसी प्रोविजन 16 चैप्टर, ये भी आप प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हो। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो एक बार फिर से देख लीजिए, फास्ट फॉरवर्ड में देख लीजिए, ट्वाइस जो स्पीड है वो करके देख लीजिए, फटाफट आपका रिवीजन हो जाएगा। कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी फॉर 1 ईयर एट ए टाइम, 1 साल एक्सटेंड कर सकते हैं, उसकी भी और कंडीशंस है, तो वो सब मैंने समझा दिया है ऑलरेडी, तो इसलिए मैं टाइम वेस्ट करूँगा नहीं। तो यहाँ पर ये जो सेकंड पार्ट है ये भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट इसमें हम मेंबरशिप देखेंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, जो लोकसभा के मेंबर है, राज्यसभा के मेंबर है। उसके बाद फिर हमें जो स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, तो ये सारी चीज़ें भी देखनी है। डिप्टी चेयरमैन है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो भी देखनी है। तो सारा हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक और कमेंट भी कीजिए। कमेंट से मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है वीडियो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में उसका रीज़न ज़रूर बताइए ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।